नमस्ते। आपको एक भाषण याद है? पहले तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बनने आए थे तो काला धन 100 दिन में वापस लाने का वादा याद है ना आपको? अगर ये काला धन हम वापस ले आए तो एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख की हुई मिल जाएंगे। और दूसरा ये वाला भाषण याद है नोटबंदी के समय कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि काला धन जो लुटेरे लोगों का है, जो लूट कर लोगों ने बैठा है, उसे हम वापस जनता तक पहुंचाएं। इन दोनों भाषण के बाद अब हकीकत आपको चौंकाने वाली है। हकीकत आपसे सवाल पूछने वाली है। हकीकत आपकी आंख खोलने वाली है। हकीकत आपसे एक सवाल करने वाली है कि जितना आप देखते हैं सच उतना ही नहीं होता। सच उसके पीछे छिपा है और जो चीख चीख कर बोला जा रहा है सच उसके नीचे छिपाया जा रहा है। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। वाह मोदी जी, वाह वाह। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। नोटबंदी का हिसाब मांगते, अरे ये नोटबंदी का कारण ही था कि फर्जी कंपनियां पकड़ी गई। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। देश आजाद हुआ तब से अब तक का आपका कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। इसके लिए अगर 1 लाख नए लड़कों को नौकरी देनी पड़ेगी तो दूंगा और कोई इसी काम में लगाऊंगा। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इस पर बात करें और उस भ्रष्टाचार को, फकीर की लूट को सबसे पहले उजागर करते हुए ब्यौरा आपके सामने रखें। उसके पहले एक शुक्रिया बनता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक थैंक यू बोल दीजिए। वैक्सीन का थैंक यू आपने बोला है, दुनिया में डंका बजाने का थैंक यू आपने बोला है, 5 किलो अनाज आपको मुफ्त में मिल रहा है इसका थैंक यू आपने बोला है। इस तरह के जाने कितने झूठे थैंक यू आप बोल चुके हैं। एक जरा सच्चा थैंक यू बोल दीजिए उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो अगर यह फैसला न लिया होता तो आजाद भारत की सबसे बड़ी लूट आपको पता ही नहीं चल पाती। तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक यू इसलिए बोलिए क्योंकि जैसे ही उसने ये लूट पकड़ी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को तुरंत बताओ, एक तो बंद करो और बताओ कि किसने कितना किसको लिया, किससे दिया। तो एसबीआई जिसका वकील भारत सरकार का बीजेपी समर्थित व्यक्ति है, उसने कहा कि इतना ज्यादा आंकड़ा है जिसे देने में 30 जून लग जाएगा। और जैसे ही 11 मार्च को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 घंटे के भीतर यह आंकड़ा आपको इलेक्शन कमीशन को देना है, 24 घंटे के भीतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो सारे आंकड़े 2 एक्सेल फाइल बना करके इलेक्शन कमीशन को दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन इस आंकड़े को सार्वजनिक कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च की शाम को ही उस पूरे आंकड़े को सार्वजनिक कर दिया। कौन था जो 30 जून का समय मांग रहा था? कौन था जो चाहता था कि यह पोल पट्टी खुले ना और फकीर की फकीरी पर एक बार और वोट हो जाए कि यह तो मसीहा हमने देखा है, प्रधानमंत्री नहीं, यह तो मसीहा हैं। चाय बेच के निकले थे ना, प्रधानमंत्री के पद तक इस देश के संविधान और लोगों ने पहुंचाया था ना इस दिन के लिए। लेकिन अभी आधा ही पोल पट्टी खुली है। आधा पोल पट्टी खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें फटकारते हुए कही। पहली बात देखिए, कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जमा इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े 2018 से 19 के आंकड़े
कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग के पास पहुंचा देने चाहिए, क्योंकि इस बीच में जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड आप 18 से बेचना शुरू किए, 19 के बाद का आपने आंकड़ा दिया, और रिपोर्ट कुछ ऐसी बताती हैं कि 18 से 19 के बीच में जितना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया एसबीआई से, उसका 95% केवल और केवल बीजेपी को दिया गया। 19 का चुनाव याद है ना? उस चुनाव के ठीक पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये वाला खेल तो भी बचा हुआ है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि आपने बॉन्ड नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि हमने आपसे सारे नंबर मांगे थे। बॉन्ड नंबर का मतलब समझ रहे हैं? एक एक्सेल सीट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि XYZ पॉलिटिकल पार्टी को इतना इतना तारीख को इतना इतना इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला है। दूसरी एक्सेल सीट में एसबीआई ने बताया है कि किन किन कंपनियों ने कितना रुपया किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा में दिया। तो कितना किसने दिया, कितना दिया, एक सूची ये है। दूसरी सूची किसको मिला, कितने तारीख को मिला, वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, इसको क्यों छुपा रहे हो? किस कंपनी ने कितना रुपया किसको दिया? अब एक सूची पब्लिक डोमेन में सामने है, और यहां से उस झूठ को, उस फकीर के चमत्कार को आपके सामने पेश करने की शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट को गौर से देखिए। भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन का 46% अकेले मिला है। 11,562.5022 करोड़ रुपया, यानी लगभग 11,500 करोड़ रुपया अकेले बीजेपी को चंदा मिला है। अब कुछ खेल समझ में आया? हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल जाएंगे। उस झोले में क्या क्या है हम बार बार आपको आगाह करते थे। इस सूची को देखिए। बाकी पार्टियों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लगभग 3214 करोड़ रुपया, कांग्रेस पार्टी को 2818, बीआरएस को 2278 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 1550, डीएमके को 1230, और उसके बाद बाकी घटते हुए क्रम में सबको। यह बात बेहद स्वाभाविक है कि जिसकी पार्टी सरकार में होगी उसे चंदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो उसके एवज में बहुत कुछ करने की भी तो क्षमता रखता है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को 11,500 करोड़ रुपया अकेले, फिर लोकतंत्र में बराबर की फाइट कहां बची भाई? और फकीर को इतना पैसा क्यों चाहिए था? यह पैसा कहां खर्च हुआ? थोड़ा आप भी सोचिए। आइए अब अगले आंकड़े पर आपको ले चलता हूं, जहां असली चोरी दिखेगी। और याद करिए सुप्रीम कोर्ट की इस बात को कि जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर को मैच करने की बात कर रहा है तो पोल तो वहां खुलेगी, लेकिन आधा तो इशारा ही काफी है। आइए उन इशारों की तरफ चलते हैं। गांव में क्या होता था कि कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ क्लर्क होता था ना, या कोई अधिकारी या जज, बहुत सारे लोग, बहुत ऊपरी कमाई है, वरना इस देश में कभी ये नहीं सवाल पूछा गया कि जितनी एक प्रोफेसर की सैलरी होती है उतनी एक डीएम की सैलरी होती है, उतनी एक जज की सैलरी होती है। लेकिन प्रोफेसर रिटायर होता है तो ईएमआई से बहुत किया तो अपना एक घर बना लिया, थोड़ी जमीन खरीद लिया, पढ़ा लिया घर वालों को। लेकिन एक जज रिटायर होता है तो अकूत संपत्ति। एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, अधिकारी जितने बड़े पद से रिटायर होगा उतनी ही अकूत संपत्ति। आपके आसपास का कोई एसडीएम बन जाए तो 4-5 साल में महल बनवा लेता है घर में, जबकि उसकी सैलरी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के लगभग बराबर है। तो ये ऊपरी कमाई कौन कहां से कितना ले रहा है, सब खुला खेल है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता, क्योंकि इस लूट में सब शामिल हैं। तो वो अधिकारी कई बार ये कहता है कि देखो, इस सरकारी पॉलिसी में हम तुमको ये दे सकते हैं, लेकिन इसके एवज में इस हाथ से तुम कुछ हमें दो। तो जो इस हाथ से दोगे वो मेरा होगा, मैं इस हाथ से दूंगा वो तुम्हारा होगा। अब इस पूरी लिस्ट पर गौर करिए। फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है जिसके ऊपर 2 अप्रैल 2022 को रेड पड़ती है और 7 अप्रैल को वो चंदा दे देती है। अरबिंदो फार्मा के ऊपर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार होता है और 15 नवंबर को वो चंदा दे देती है इलेक्टोरल बॉन्ड से।
किसको देते होंगे ये चंदा? थोड़ा दिमाग आप लगाइए। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 20 दिसंबर को रेड पड़ती है 2023 में और 11 जनवरी 2024 को चंदा दे देते हैं। टोरेंट पावर 7 मार्च को उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 2024 में तब मिलता है जब वो 10 जनवरी 2024 को चंदा दे चुके होते हैं। डॉक्टर रेड्डीज, इनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है 13 नवंबर 2023 को और 4 दिन के भीतर 17 नवंबर 2023 को एक बड़ी रकम चंदा देते हैं। खुलने दीजिए ना थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से उस वाले पर, देखो कि कितना रुपया किसके अकाउंट में गया चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। आइए और देखिए झोले में क्या है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के ऊपर आईटी की रेड पड़ती है 4 अगस्त 2023 को और 10 अक्टूबर 2023 को वो चंदा दे देता है। 10 जनवरी को ओपीसीओ इंफ्रा को चंदा देते हुए पाया जा रहा है और ठीक 14 दिन बाद 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर जो वर्सोवा सी लिंक ब्रिज है एपीसीओ इंफ्रा को दे दिया गया। चंदा पहले दो, प्रोजेक्ट बाद में ले जाओ। यशोदा हॉस्पिटल अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2023 तक चंदा देता रहा क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट 26 दिसंबर 2020 को पड़ चुकी थी। इस पूरे खेल को गांव के उन आदमियों को समझना जरूरी है जिनको लगता है कि उनका नेता मसीहा है, जिनको लगता है कि उनका नेता भगवान का अधूरा काम कर रहा है, जिनको लगता है कि उनके नेता का परिवार नहीं है इसलिए वो किसी के लिए क्या लूटेगा, जिनको लगता है कि दुनिया में उनका नेता डंका बजवा रहा है, जिनको लगता है कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए खरीद कर वो राष्ट्र का फायदा कर रहे हैं, जिनको लगता है कि 200 रुपए सरसों का तेल खरीद कर वो देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, जिनको लगता है कि 1,000 रुपए का एलपीजी सिलेंडर पूरे महीने खर्च करके वो राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं और रक्षाबंधन, होली, दिवाली पर जैसे ही एक मुफ्त का सिलेंडर मिलता है उन्हें लगता है कि उनको उनके नेता ने कितना कुछ दे दिया, उनको उनके नेता ने एक घर बनवा दिया, उनको उनके नेता ने 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक मुफ्त में देने का कितना बड़ा काम कर दिया। उनका नेता नहीं, मसीहा है, अवतार है। उन सारे लोगों के सामने अब इस बात को कहने की जरूरत है कि आपके नेता की पार्टी ने कैसे लूट मचाई है। इस पूरे विवरण को अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और गांव-गांव इसको पहुंचाइएगा। सारा खेल जब पैसे का होगा तो जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसा होगा वो वोट भी ज्यादा अपनी तरफ ले आने में कामयाब हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी चुनावी रैली बहुत महंगी होगी। रोज दिन रात टेलीविजन पर, रेडियो पर, आपकी मोबाइल पर उसी का ऐड आएगा, प्रचार आएगा, क्योंकि उसने करोड़ों करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च किए हैं। फिर वो चुनाव जीतेगा नहीं तो क्या होगा? वो रोज आपको समझाएगा कि अब की बार तो 400 पार हो रहा है और धीरे धीरे आप भी मान लेंगे कि अब की बार 400 पार हो रहा है, इसलिए वोट खराब क्यों करें, उन्हीं को वोट दे दें। इसलिए ठहर करके इस बात को पहचानने और समझने की जरूरत है कि लूट कई बार सामने से नहीं दिखती। हजारों करोड़ रुपए का चंदा किसके पास जा रहा है, थोड़ा नागरिक होकर के आप भी समझिए। और आइए इस 4 तरह की बात जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने एक और विवरण रखता हूं। 4 प्रकार की लूट। लूट नंबर 1, चंदा दो धंधा लो। इस लूट में मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ और एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 800 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं अप्रैल 2023 में और उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक 1 महीने बाद 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे पालमा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। यानी जैसे ही आपने चंदा दिया आपको प्रोजेक्ट मिला। तो ये चंदा किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी निर्देश दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह भी विवरण दे, लेकिन समझदार को इशारा काफी।
अब दूसरे तरह की लूट देखिए, हफ्ता वसूली, जिसे विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं। भाजपा की हफ्ता वसूली नीति बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता यानी दान मांगो। शीर्ष 30 चंदादाताओं में कम से कम 14 पर छापे मारे गए। पहला, इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। दूसरा उदाहरण देते हुए लिखा है कि इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर छापा मारा और जनवरी 2024 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए दान दिया। तो ये तीसरे तरह की लूट है जो सीधे सीधे कह रही है आपके ऊपर। केवल यही नहीं काम होता है कि आप अगर नेता हैं तो आपके ऊपर ईडी अगर भेजी गई तो हेमंत बिश्व शर्मा बन करके हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, ईडी नहीं जाएगी। फिर अगर आप शुभेंदु अधिकारी हैं तो अगर आप तृणमूल कांग्रेस में रहेंगे तो ईडी आपके घर जाएगी। अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपको पद भी दे देंगे, आपको चुनाव भी लड़ा देंगे, आपके यहाँ ईडी फिर नहीं जाएगी। आप नारायण नारायण बन जाइए, आप अजीत पवार बन जाइए, आप गायत्री प्रजापति होंगे तो फंसेंगे। राज्यसभा में वोट भी ले लिया जाएगा, फिर भी ईडी जाएगी, क्योंकि आपके नाम के आगे प्रजापति लगा हुआ है। इस खेल को अगर आप नहीं समझते तो नहीं समझेंगे। तो ईडी और सीबीआई का काम केवल नेताओं को डराने, चुप कराने या बीजेपी में शामिल करा लेने मात्र का नहीं होता। ईडी, सीबीआई ये रिपोर्ट बता रही है कि वो बिजनेसमैन को भी किस तरह से अपने पाले में लेकर के अपना खाता और झोली भरने का काम किया जाता है। अब तो धीरे धीरे ये देश के सामने उजागर हो गया। चौथे तरह की बात रिश्वत लेने के नए तरीके के रूप में विपक्षी दलों के नेता लगा रहे हैं और उनका दावा है कि आंकड़ों के एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। वेदांता को 3 मार्च 2021 राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर उन्होंने अप्रैल 2021 में चुनावी बॉन्ड से 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा को अगस्त 2020 में 4500 करोड़ रुपए का जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट मिला। फिर अक्टूबर 2020 में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से 20 करोड़ रुपए का दान दिया। दिसंबर 2022 में वीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया। और एक और लूट ऐसी निकल के आई है कि कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका कुल जमा पूंजी भी उतना नहीं है जितना उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में दे दिया, दान दे दिया फकीर को या और किसी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल बीजेपी को दान मिला, लेकिन एसबीआई अभी डिटेल बताएगा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि किस कंपनी ने किस अकाउंट डिटेल के साथ किस पार्टी को चंदा दिया। लेकिन एक उदाहरण आपके सामने देखिए है शेल कंपनियों का। 410 करोड़ रुपए का दान क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने दिया। वह एक ऐसी कंपनी जिसकी पूरी शेयर पूंजी एमओसीए फाइलिंग के अनुसार केवल 130 करोड़ है। तो ये बाकी का पैसा कहां से आपने दिया? इसमें छिपा है कि भाइयों और बहनों, इस बात को आप समझो कि आपका लोकतंत्र कितना खतरे में है। इसे यहां से समझा जाना चाहिए कि वो कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं उनको करोड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तब मिल रहा है जब दूसरी तरफ वही कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी भरकम दान दे रही हैं। एक सूची जरा गौर से देखिए। 250 करोड़ डीएलएफ 2019 में, 450 करोड़ संजीव गोयनका 2021 में, 500 करोड़ फ्यूचर गेमिंग 21 में, 500 करोड़ फ्यूचर गेमिंग 21 में, एयरटेल 21 में 150 करोड़ और सेलर मित्तल ने 2021 में 500 और 200 करोड़ दिए। फिर आरसेलर मित्तल ने 2022 में 500 करोड़ दिए। एसआर ग्रुप ने 500 करोड़ 2022 में दिए। आधार पूनावाला ने 2022 में 502 करोड़ रुपए दिए। एयरटेल ने 2022 में 250 करोड़ रुपए दिए। जीएमआर ग्रुप ने 22 में 200 करोड़ रुपए दिए। इतना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से ये सारे लोग एक तरफ दे रहे हैं।
अच्छा, आधार पूनावाला का जिक्र हुआ है तो जरा एक बार इसको देखा जाए। वैक्सीन बनाने वाली कोविशील्ड ने बीजेपी को एक दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाया उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी भरकम पैसा चुकाया। इलेक्टोरल बॉन्ड के इस घोटाले ने पूरे देश के सामने लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, गांव के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, जरा आंख खोलकर देखो, तुम्हें अब तक टेलीविजन चैनल से क्या पेश किया गया। तुम्हारे अपने नेताओं को विलन बनाया जाता है इन्हीं पैसों से। तुम्हारे अपने नेताओं को गालियां दिलवाई जाती हैं इन्हीं पैसे से। तुम्हारे अपने नेताओं को कभी टोटी चोर तो कभी चारा चोर तो कभी चंदा चोर तो कभी आपके सपनों का चोर बताकर दिन रात उनकी छवि को खराब किया जाता है इन्हीं पैसों से, ताकि आप अपने नेताओं पर ही सवाल पूछते जाएं और एक फकीर को, अवतारी पुरुष को सब कुछ का विजेता मान लें, क्योंकि उन हजारों करोड़ रुपए में से बड़ा पैसे का इन्वेस्टमेंट उस छवि को चमकाने में दिया जाता है जिसमें फकीर एक अवतारी पुरुष लगे। और हजारों हजार करोड़ रुपए जब चुनाव में खर्च होंगे तो मेरे भाइयों बहनों, जरा एक बार आप सोचकर बताओ, कौन ज्यादा लड़ता हुआ दिखेगा जिसके जेब में इतना पैसा होगा। कहां गया वो काला धन, कहां गया वो नोटबंदी के बाद पैसा जो लूट कर वापस लाया गया था, वो कहां गया। वो सारा पैसा यहां चला गया। और पैसा इतना है आपके पास, फिर भी किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, विद्यार्थियों को फेलोशिप समय पर नहीं मिलेगी, नौजवानों को रोजगार के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, पेपर लीक हो जाएगा, नौकरी का सवाल पूछोगे तो लाठियां मारे जाओगे, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए में खरीदा जाएगा और जैसे ही चुनाव करीब आएगा 2 रुपए उसका पेट्रोल और डीजल का दाम कम करके हेडलाइन मैनेज किया गया कि देखो कितना बड़ा चमत्कार हो गया कि 2 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो गया। होली आ रही है, सिलेंडर मुफ्त में मिला जाएगा, थैंक यू फकीर को बोलो। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जरा आंख खोलो, तुम्हारे फकीर ने तुम्हारे पैसे को कैसे लूट करके कहां पहुंचाया है। इसलिए थैंक यू अगर आज की तारीख में बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक छोटा सा थैंक यू बोल दो कि उसने उस लूट को उजागर कर दिया। इसलिए अब सारा सवाल आपके हाथ में है। आपको यह निर्णय लेना है कि आपने जिसको अवतारी पुरुष मान लिया है वो हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा पाया हुआ है, उसने हर जिले में अपनी 3 स्टार 4 स्टार अपनी ऑफिस बना दी है और कार्यकर्ता जो गांव में जाता है ना उसको भी 10,000 15,000 रुपया दे करके पेड वर्कर बना करके गांव तक भेजने की क्षमता रखता है। आप कैसे उससे लोकतंत्र में लड़ाई लड़ोगे। मीडिया उसके पास, कार्यकर्ता उसके पास, आरएसएस उसके पास, हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा उसके पास, तो पैसे की लड़ाई में भारी कौन पड़ेगा। रोज अखबार में ऐड उसका आएगा, टेलीविजन पर चेहरा उसका देखेगा, आपके हर जगह पर मोबाइल पर चेहरा उसी का नजर आएगा, तो अपने आप आपको समझ में आएगा आपकी बार ये 400 क्या 500 पार हो रहे हैं, तो आपका वोट वहीं चला जाएगा और आपका लोकतंत्र लुट जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को धनतंत्र बना दिया एक फकीर ने, लोकतंत्र को पूंजी का तंत्र बना दिया एक फकीर ने। और अगर आपको उसके पुराने भाषण आज भी याद हैं तो पूछिए अपने नेता से कि उसने कोई गारंटी आज तक पूरी नहीं की और इतने बड़े लूट पर क्यों बीजेपी खामोश है। जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आप इस खेल को कितना समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो मुबारक हो, इसी पैसे से एक छलका हुआ जाम, 5 किलो अनाज, थोड़ा सा कहीं कहीं मकान, थोड़ा शौचालय, थोड़ा थोड़ा कोई योजना आपके हिस्से भी आई है। मगन रहो नशे में और वोट उन्हें दे देना, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए उनके खाते में आ चुके हैं। अब देश उनके हाथ में जा चुका है। कितना आप बचा पाएंगे, अब इम्तिहान आपका है। फिर मिलेंगे और आपकी आंख खोलने वाली बहुत सारी बातों को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।